उनसे बातचीत जब मैंने की तो मुझे बहुत मेरे लिए हौसला अफजा थी। तो इंशाअल्लाह ताला जी ये बड़ा आने वाला वक्त जो है वो ब्राइट है जी। बाई इलेक्शन के लिए है या फिर जनरल इलेक्शन के लिए है? दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आप इलेक्शन में जाते हैं? पीडीएम आप इकट्ठे होंगे या फिर अलग? देखिए, मैं अभी इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी है। और उसके इन एडिशन टू दैट मेरी कोशिश ये है कि आवाम के अंदर जो हकायक हैं उनको लेकर जाऊं, अवेयरनेस कैंपेन जो है अपनी जमात को मुतहरिक करूं, अपने कारकुनों को मुतहरिक करूं, अपने जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो MNAs हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करें। तो ये सब कुछ जो है वो कल्मिनेट करेगा इनटू इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दी है जी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, जितने बयान उन्होंने दिए, उनके खिलाफ आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या वो इतने ज़्यादा लाडले बन चुके हैं कि वो आइन भी तोड़ें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल है, और ये सवाल जो है ना सिर्फ आपका नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। देखिए, इसका अब जवाब ज़रा तहम्मुल से सुने, और ये जवाब जो है ना ये मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है जो पूरी कौम के और आप सब के सामने है। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, उसके बावजूद जिस तरह से 200 से ज़ायद पेशियां उन्होंने भुगती, मैं उनके साथ होती थी। ये जो पैनामा केस चल रहा था उसमें हफ्ते में 5 दिन, कभी 6 दिन हम नैब के कोर्ट में पेश होते थे। एक दिन की छुट्टी होती थी, वो संडे था। और किस केस में? उसका नतीजा क्या निकला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। और आज ये बदनामे ज़माना केस है, एक दाग है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हम लोगों पर लगा है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप इकामे पर घर भेज देते हैं, और उसके लिए, इस फ्रॉड के लिए उसको आपने सैकड़ों पेशियां जो है उसने भुगती अपनी बेटी के साथ। हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत ख़त्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। एक एक दिन में 2-2 बार हम उसी अदालत में दोबारा गए। तो दूसरी साइड पे जब मैं देखती हूँ, वहाँ इकामा नहीं है, वहाँ पर जो बेटे से तनख्वाह ना लेने का फ्रॉड नहीं है, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं और हीरे जवाहरात लिए हुए हैं, फॉरेन फंडिंग में इस्टेब्लिश्ड है, सफ़े भरे पड़े हैं एविडेंस के कि बाहर से नाजायज़ पैसा आया और उसको छुपाया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, मिस डिक्लेरेशंस दी गई। फिर अब जो केस अदालत में चल रहे हैं उनमें जो आई ओपनिंग एविडेंस है, लेकिन आप ये देखें कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। वो अदालत में आते नहीं हैं, कभी एक बहाना कर देते हैं, कभी दूसरा बहाना कर देते हैं। तो क्या ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को हासिल थी? क्या ये सहूलत मरियम नवाज को हासिल थी? क्या ये सहूलत मुस्लिम लीग नून के बाकी लीडर्स को हासिल थी? तो सवाल तो करना बनता है कि अभी तक एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाज़त दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो ख़त लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मुझे अभी भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता ले, और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए। वरना ये जो वन साइडेड इंतकाम है ना, फिर इसके अपने रेपरकशंस होते हैं। और मैं एक और बात भी आपको बता दूं, ये जो हमारे पे इंतकाम आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं ना, आप इसको इंतकाम कैसे कह सकते हैं? राना साहब एक जाली, मेरे साथ बैठे हैं, जाली मुकदमे में कितने महीने राना साहब आप कैद भुगत के आए? 6 माह। और जिस किस्म की वो इनकी तस्वीर थी, एक
सेल में खड़े हुए, जिस किस्म की इनकी कैद थी, ये लोग तो अभी इनको तो हाथ ही नहीं लगे, इनको तो किसी ने उंगली नहीं लगाई। अब मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं, और बाकी हमारी जमात के सारे लोग नहीं, हमारी जमात के बाकी लोग हमारे साथ जो सलूक हुआ, इनको तो अभी 2-2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। तो अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ, इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह। आपकी हुकूमत है, मीडियम इस वक्त यकजा है, पार्लियामेंट में भी आप बैठे हैं, तो क्या ऐसी कोई कानून पाबंदी या कोई जो आप समझते हैं कि इसमें माजी से सीखना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अवाम के अंदर अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, और पिछले 4-5 साल में जो अवाम ने दोहरा मेयार देखा है कि एक मेयार जो है वो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के लिए, और एक मेयार जो था वो लाडलों के लिए था। तो जो वो डैम वाले बाबा जी का जो इस वक्त हशर हुआ है, और खोसा साहब ने जो किया है, मेरा ख्याल है, और जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसमें जो कौम के अंदर अवेयरनेस आई है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, और यही लीड करेगी जो हम इस्लाहात देखना चाहते हैं, जो हम इंसाफ का मेयार देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब ये अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी। और जब तक जो इंसाफ का मेयार एक नहीं होगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 16,000 से ज्यादा मीडिया इंडस्ट्री के लोग बेरोजगार हुए हैं, तो क्या उनकी बहाली के लिए भी आपकी हुकूमत कोई प्लान कर रही है? जो आप 1 करोड़ नौकरियां आपने देने की बात की है, मैं तो वो 1 करोड़ नौकरियां हों या वो 50 लाख घर हों, मैं ये समझती हूँ कि वो पूरी कौम के सामने उनके दावों की जो हकीकत है वो आज सामने है। एक ही वादा आई थिंक उनका वफा हुआ है कि मैं इनको रुलाऊंगा। मेरा ख्याल है वो अपनी जमात की बात कर रहे थे। मैं ये समझती हूँ कि उस दौरे हुकूमत में जो मजालिम प्रेस पर, मीडिया पर ढाए गए हैं, और जिस तरह बहुत से प्रेस के, मीडिया के लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े। एक तो जो उस वक्त के इकोनॉमिक कंडीशंस थे उसका असर भी आया। दूसरा, आई थिंक जो हक और सच की आवाज़ थी उसको दबाने के लिए भी बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात को अपने घर जाना पड़ा। तो ये बड़ा एक अफसोस का मकाम है, और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त है वो अवाम के लिए भी बेहतर होगा और सहाफ़ी हज़रात के लिए भी बेहतर होगा। मैं प्रेस के फ्रीडम में बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया इंसान को रास्ता दिखाता है, मीडिया गलतियों की निशानदेही करता है, और मैं उससे सीखती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला बेहतर होना चाहिए। अब आप हैं, उधर से बिलावल साहब हैं, अब एक नया समझेंगे दूसरी नस्ल आ गई है, क्या कोई इम्कान है कि कोई बेहतरी कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं करती। एक इंतकाम होता है और एक अपने जराइम की जवाबदेही होती है। हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम था। राना साहब के केस का आपने हवाला खुद ही दे दिया। जी, मिसाल आपने दी। अब इन्हीं का केस आप उठा लें। मतलब हमारे मुखालिफिन ने भी उस वक्त भी, जब ये केस बनाया जा रहा था, हमारे मुखालिफिन ने भी ये बात मानी कि ये केस छूटा था, और जो कहते थे जान अल्लाह ताला को देनी है, तो आज उनको जवाब देना चाहिए ना उस बात का कि वो जान तो देनी अल्लाह ताला को, मगर जवाब भी देना पड़ेगा। इस दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह ताला को भी जवाब देना पड़ेगा। तो पहले तो ये जो आपने बात की है ना, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम था। अब आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स खड़ा होके ECP के चेयरमैन को या हुकूमती ओहदेदारों को, उनके ख़ानदानों को धमकियां देता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या वो सिर्फ इसलिए बच के निकल जाए क्योंकि वो एक सियासतदान है? एक इंसान जिसने अदालत में झूठ बोला है, अपने ख़ानदान के अफराद को छुपाया है, और आज वो जवाब देने से भाग रहा है, तो क्या उसको, और झूठ बोला है कौम से झूठ बोला है, अपने असासों में वो डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या वो इस बात के लिए छोड़ दिया जाए, उसके झूठ पे पर्दा डाल दिया जाए कि वो सियासतदान है? और एक
آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا, اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, وہ اکاؤنٹس چھپائے. تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے. تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں, ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چھوٹا سا سوال تھا. جی. اب آپ کے پاس اقتدار ہے, سوشل میڈیا کا کوئی آپ سرے آپ کر رہے ہیں, جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کوئی حکومت اس پر سرے آپ کر رہی ہے, کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے, کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے, اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے. تو جو آپ کے ڈیفیمیشن لاز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. سچ بولا ہے تو جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گند نہیں اچھال سکتے. اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جماعت کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے کیونکہ جھوٹ بولا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلینڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا رسپانس کریں گی, اور اگر آپ کیسے آپ دیکھ لیں گے؟ میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی. مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے, اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے. بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کی ہے, اس کے لیے بڑی مہربانی ہے ان کی. دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے, نہ ہماری جماعت پہ, بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا, تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں آ کے. اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے, تو ان کو ہٹائیں, ان کو کہیں کہ نہیں, میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے, میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے. تو میں تو انتظار میں, اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں. ہم تو اپنی آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں, تشریف لائیں, آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ چلے ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے. تو اس کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے. میرے پہ کوئی پریشر نہیں, پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی, اب اس کو پورا کریں. بڑی مہربانی آپ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو داخل صاحب ہیں مگر ان کی ابھی تک واپسی کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک کلین سویپ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی وہ لوگ الیکشن ہارے ہیں, تو میں تو یہ بات نہیں مانتی. پی ٹی آئی نے جب کہیں الیکشن جیتا بھی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. ان کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو الیکشن جتایا. پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم
मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से मुल्तान में मैं जहाँ अब कल आई हूँ तो मैंने देखा जो सड़कें भी बनी हैं, जो मेट्रो बस बनी है, जितनी तरक्की जनूबी पंजाब में हुई है, मुस्लिम लीग नून ने नारा नहीं लगाया, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर खिदमत की है लोगों की। जनूबी पंजाब में एक एक जो तरक्याती प्रोजेक्ट है वो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मेहनत है। और आइंदा भी मैं चाहती हूँ कि जनूबी पंजाब जो है वो पंजाब के हर हिस्से की तरह, बाकी हिस्सों की तरह, बल्कि उनसे भी तरक्की में ज़्यादा हो। तो और ये हमारा एजेंडा भी है। बाकी जो आपने बात की, इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब से भी, मुल्तान से भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी। हम अपनी जो इलेक्टोरल अलायंसेस हैं, जो अपनी अलाइनमेंट है, उसको देख रहे हैं। इसीलिए आज मेरी अभी इस मुलाकात के बाद मेरी अपने MNAs MPs टिकट होल्डर से मुलाकात है। हम अपने पूरी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो उसको बैठ के मशावरत से तय करेंगे और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। जावेद हाशमी साहब की जहाँ तक आपने बात की, जावेद हाशमी साहब एक मेरे लिए बहुत काबिल कदर और काबिल एहतराम हैं, वेटरन आई थिंक सियासतदान हैं। तो हम उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और उसको वो जमात के साथ हैं, मशावरत में भी साथ हैं। देखें, जनूबी पंजाब का जो इन्होंने ड्रामा किया था, सूबा महाज जो बनाया था, वो उसकी जो वो इलेक्शन के दिन तक था। उसके बाद वो दावे जो उन्होंने किए थे वो कभी वफा नहीं हुए। वो वादे जो किए थे वो जनूबी पंजाब के साथ, वो कभी वफा नहीं हुए। जनूबी पंजाब के वादों को, सूबा बनाने के वादों को, तरक्की के वादों को, वो जो इन्होंने गले में वो डाल के जनूबी पंजाब के वो शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ के साथ, वो वादे हमने वफा होते ही नहीं देखे। वो जिस दिन ये इलेक्शन यहाँ से जीते उस दिन वो नारे भी ख़त्म हो गए, वो वादे भी वफा नहीं हो सके। तो वो एक ड्रामा था, सिर्फ एक स्टंट था इलेक्शन का, तो जिसमें फिर जनूबी पंजाब के अवाम को सफ़र भी करना पड़ा। जहाँ तक आपने सूबा बनाने की बात की, देखें उसकी करारदाद, उसकी एक आइनी रिक्वायरमेंट थी कि उसकी करारदाद पंजाब असम्बली से पास की जाए, वो हमने की। और इंशाअल्लाह ताला जब हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामा नहीं करेंगे, हम कोई जनूबी पंजाब के अवाम को कोई झूठा एक तसल्ली नहीं देंगे। हम इसको इंशाअल्लाह ताला एक्चुअलाइज करेंगे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो वादा किया अवाम से वो वफा किया। जनूबी पंजाब से भी जो हमारी कमिटमेंट है, जो वादे हैं, जो उनकी डिमांड है, उसको इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही पूरा करेगी इंशाअल्लाह। IMF का चलाया, कामयाबी से चलाया, लेकिन उसमें उन्होंने अवाम का जो मफाद था और जो अवाम की उसमें एहसास था, उसको उन्होंने मद्देनज़र रखा। और उस प्रोग्राम के बावजूद जो 4 साल 3 साल चला, उन्होंने अवाम के जो चूल्हे थे वो भी जलते रहे, IMF प्रोग्राम भी चलता रहा। और वो एक दिन आया जब 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से IMF के प्रोग्राम को पहली बार तारीख में खुदा हाफिज कह दिया। तो इनको तो वो वाला पाकिस्तान मिला था, लेकिन क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया। और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF चला रहा है, और वो शराइत इतनी कड़ी थी कि उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। और फिर उससे बड़ा जुल्म ये किया कि जाते जाते उस मुआहदे को फ्लाउट कर गए, उसको फाड़ के फेंक गए, क्योंकि इनको पता था मैं तो जा रहा हूँ। जाते जाते अपने आप को तो बचा गए, पाकिस्तान को ये मुश्किलात में झोंक गए। तो बात ये कि जब आपने एक मुआहदा कर लिया है, आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह यह है कि IMF ये कहता है कि एक तो मुआहदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने मुआहदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं
पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपको आपके साथ नहीं आता, तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। अल्लाह ताला करे कि जो मुस्तकबिल करीब में वो वक्त आए कि हम अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें कि हम वो जो मुआहदा किया हुआ है उसकी शराइत से अपने आप को थोड़ा आज़ाद करने के काबिल हो जाएं। तो मुस्लिम लीग नून को कोई शौक नहीं है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ख़राब करे या वो अवाम में जो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख़ है रिलीफ देने की, अवाम के घरों में रिलीफ लाने की, उनके किचन्स में रिलीफ लाने की, उनको सस्ती रोटी फराहम करने की, सस्ती बिजली फराहम करने की, गैस फराहम करने की, उनकी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें जो है वो नीचे लाने की। तो ये एक हिस्ट्री है मुस्लिम लीग नून की। हमारे पर ये बहुत इस वक्त प्रेशर है, बोझ भी है। और खुशी की बात यह है कि आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात इसी पर अपना सर्फ कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी और ज़रूर आएगी। तो ये हक़ाइक़ हैं जिनका इदराक ज़रूरी है और इन हक़ाइक़ को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम इस वक्त, और आपको पिछली हुकूमत के लोगों, जो चाहे वो शौकत तरीन साहब हों या वो कुछ हों, उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी ऑडियोज़ ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अपने आप को बचाने की बात की है, पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेलने की बात की है। तो ये पूरी कौम के सामने है। लेकिन मैंने कल भी ये कहा था कि ये तो रोते रहे ना, इनको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला, 5.8 ग्रोथ पे पाकिस्तान इनको मिला। और जब इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से वो नोज डाइव किया, तो बजाय इसके ये अपनी कारकर्दगी का जवाब देते कि आपने हंसते बसते तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आपने ज़मीन के नीचे आप ले गए। तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया 4 साल पिछली हुकूमत। हम ये आपको ज़रूर बता रहे हैं कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत के किए गए हैं, ये उनकी नाअहली और नालायकी है, ये उनका जुल्म है जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है। लेकिन हम आपको साथ ये भी कह रहे हैं, हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी या किसी भी मुल्क की इकॉनमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओवरनाइट आप बिल्कुल ओवरहॉल कर दें या उसको बिल्कुल चेंज करके रख दें। इकॉनमी को ख़राब करने में 4 साल लगाए हैं, तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा, बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। आपने भी लॉन्ग मार्च किया, नवाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के हवाले से। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक असूली मौक़िफ़ 2017 में जब ये पैनामा शुरू हुआ और ये जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, एक असूली मौक़िफ़ वोट को इज़्ज़त दो का अपनाया था। तो जब वो अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि हमें ये इल्म नहीं था कि इसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। वो ये फितना जो आजकल है, इसको मैं फितने के नाम